हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे। तो आप सबको आज हम बताएंगे सेल के। हम आप सबको बता दिए थे सेल क्या है और सेल कितने प्रकार के होते हैं और उनके टाइप के बारे में। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक 2 प्रकार के होते हैं और उनको ट्रिक के माध्यम से भी समझाए हैं। जो नहीं देखे हों हमारी वीडियो जाके हमारे पिछली वीडियो देख सकते हैं, हम पढ़ा के डाले हैं। अब हम पढ़ाएंगे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में अंतर पढ़ा तो चुके हैं। अब हम आगे बताएंगे कि सेल हमारी किन किन चीज़ों से बनी है। हमारी एक सेल किन सेल ऑर्गेनेल्स से बनी है, तो हम उस सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ेंगे। कोशिका के अंग के बारे में, यानी कोशिका हमारी जिन कोशिकांगों से बनी है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, ये सब आपको पढ़ा ही चुके हैं। ये यूकैरियोटिक कोशिका, ये है प्रोकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिका में क्या उपस्थित होता है, इसमें क्या उपस्थित नहीं होता है, ये सारी चीज़ें आपको बता चुके हैं। आप लोग दूसरी वीडियो मेरी जाके देख सकते हैं, पिछली वीडियो। तो चलिए दोस्तों, आज हम बताते हैं कि अगली वीडियो उसके आगे कि सेल में हमारी किन किन चीज़ों से मिलकर बनी है। तो सबसे पहले जानते हैं कि सेल क्या है। तो यह देखो, यह किसी भी जीवधारी की सबसे छोटी कार्यात्मक तथा संरचनात्मक इकाई है, यानी कि संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई ही कोशिका कहलाती है। इंग्लिश में फंडामेंटल राइट ऑफ द सेल, यानी कि जीवन की मूलभूत इकाई वो सेल कहलाती है। तो यह यानी कि देखो टाइप ऑफ द सेल प्रोकैरियोटिक। यहाँ देखो दोस्तों, फिर से हम बता दे रहे हैं एक बार रफली। तो और कभी कभी ऐसा पूछता है थ्योरी, कोशिका के सिद्धांत की खोज किसने की। कोशिका के सिद्धांत, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। तो ये है स्लाइडेन एंड स्वान। स्लाइडेन एंड स्वान ने कोशिका सिद्धांत की खोज की। तो ऐसा करते हैं दोस्तों, आपको समझ आ गया होगा। तो ये कोशिका कितनी टाइप की होती है, टाइप ऑफ द सेल्स। There are 2 type of the cell, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक आपको बताए थे ट्रिक के माध्यम से, ला के मारी गोली ना, ला के मारी गोली, ऐसा ट्रिक करके बताए थे। आप पिछली वीडियो जाके देख लेना तो उसे समझ आएगा आपको, बहुत अच्छे से बताए हैं। एक बार ऐसे ही बता दे रहे हैं प्रोकैरियोटिक में क्या है, यूकैरियोटिक में क्या नहीं है। इसमें अत्यंत सूक्ष्म जीव रखे गए हैं प्रोकैरियोटिक में, और यूकैरियोटिक में बड़े बड़े जीव रखे गए हैं। बड़े से बड़े छोटे से छोटे जीव रखे गए हैं। पेड़ पौधे भी यूकैरियोटिक में ही आते हैं। और नील हरी शैवाल यानी कि PP येलो, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये भी प्रोकैरियोटिक में रखे गए हैं। और इसमें प्लांट एंड एनिमल रखे गए हैं। इसमें जीवाणु यानी बैक्टीरिया रखे गए हैं प्रोकैरियोटिक में। और इसमें केंद्रक, यूकैरियोटिक में केंद्रक पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक में केंद्रक नहीं पाया जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित होता है, यूकैरियोटिक में उपस्थित होता है। गाल्जी बॉडी उपस्थित होता है, इसमें उपस्थित नहीं होता। इसमें 70 एस राइबोसोम होते हैं, इसमें 80 एस राइबोसोम होते हैं। इसमें सेंट्रोसोम, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसमें उपस्थित होते हैं, इसमें नहीं उपस्थित होते हैं। और देखिए दोस्तों, इसको मोनेरा के अंतर्गत रखा गया है ना, प्रोकैरियोटिक को मोनेरा जगत के अंतर्गत रखा गया है। और यूकैरियोटिक सारे जीव जो होते हैं एनीमेरिया के अंतर्गत रखे गए हैं। और उसमें से यूकैरियोटिक में भी कुछ ऐसे होते हैं जो यूनिसेलुलर वाले रखे होंगे, उन्हें प्रोटिस्टा में रखे गए हैं। तो ऐसे दोस्तों आगे चल के पढ़ेंगे ये सब दोस्तों। अभी तो हम जानते हैं जीवद्रव्य क्या है। जीवद्रव्य वह पारदर्शी कुल्हड़ी विलयन होता है जिसमें प्लाज्मा, झिल्ली व कोशिका द्रव्य उपस्थित होता है, वही जीवद्रव्य यानी साइटोप्लाज्म, इंग्लिश में साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो अभी आप सबको ये भी पढ़ाए थे दोस्तों साइटोप्लाज्म क्या है। तो देखिए दोस्तों, सेल मेम्ब्रेन एंड कोशिका द्रव्य। सेल मेम्ब्रेन यह कोशिका के अंदर किसी पदार्थ के नाम से जाना जाता है। किसी पदार्थ को भी इसका निर्माण होता है तथा किस पदार्थ को नहीं माना जाता है इसका निर्णय लेती है। यानी कि ये सेल मेम्ब्रेन ये करती है कि ये किस पदार्थ को कोशिका के अंदर जाना चाहिए, किस पदार्थ को अंदर नहीं जाना चाहिए, ये निर्णय लेती है कि हमें अंदर किसको भेजना है। क्योंकि कोशिका का कवरिंग रहता है, उनकी सुरक्षा करना इनका परम धर्म है, इसलिए ये अपना धर्म निभाती हैं। किसी जिसको भेजना रहता है भेजती, जिसको नहीं भेजना रहता है उसको नहीं भेजती, जो कोशिका को नुकसान ना पहुँचाए। तो आगे दोस्तों, इसको कोशिका का द्वारपाल भी कहते हैं। द्वारपाल
और कोशिका द्रव्य क्या है, ये सेल मेम्ब्रेन का काम है। कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म, ये है। तो इसमें देखो, इस साइटोप्लाज्म में यानी कि कई प्रकार की सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं बने, उसमें साइटोप्लाज्म जैसे होते हैं वो, उसमें एक साइटोप्लाज्म भी है। तो देखिए दोस्तों, कोशिका की ये सब द्रव्य हैं, यानी साइटोप्लाज्म में कोशिका के द्रव्य बहुत सारे होते हैं, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। तो देखिए दोस्तों, आगे देखते हैं कोशिका द्रव्य के बारे में। जीव द्रव्य की भांति ही कोशिका द्रव्य कार्य करती है। और कोशिका द्रव्य के अंदर कोशिकांग उपस्थित होते हैं, जो कि इस प्रकार, यानी कि कोशिका द्रव्य के अंदर ही, यानी कोशिका रहती है, उसमें लिक्विड जैसे भरा रहेगा, उसी के अंदर सब कोशिकांग रहते हैं। तो उसके बारे में हमें पढ़ना है। तो सबसे पहला है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो एकदम सेंटर पॉइंट में, आप देखते हैं दोस्तों, एकदम सेंटर पॉइंट न्यूक्लियस रहता है, एकदम सेंटर पॉइंट में, एकदम न्यूक्लियस जैसे, यानी कि देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं दोस्तों, ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के किनारे किनारे पे ये क्या लगा है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू टाइप, देखिए दोस्तों, दो प्रकार के होते हैं। टाइप ऑफ द इंडोप्लाज्मिक, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन का संश्लेषण करता है, और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वसा का संश्लेषण करता है। तो ये जो लगे हैं, ये जो रफ वाले हैं, देखो ER लिखे हैं, और ये जो स्मूथ वाले हैं, ये वसा का संश्लेषण करते हैं, सिंथेसिस ऑफ दी वसा और सिंथेसिस ऑफ दी प्रोटीन का जो संश्लेषण करते हैं वो रफ ER है, यानी कि रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार के होते हैं। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कार्य है, यह कोशिकांग जिसका कार्य होता है कि प्रोटीन का निर्माण करना ना, इनका काम ही है प्रोटीन का निर्माण करना, क्योंकि इनमें क्या पाया जाता है, राइबोसोम, और राइबोसोम का काम ही है प्रोटीन का निर्माण करना, तो इनमें पाया जाता है, इसलिए करते हैं। और इसको आगे देखो, इसको कहते हैं रसोई घर, हरित लव यानी क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट को हरित लवण कहते हैं। हाँ, कहाँ से आगे देखो दोस्तों, अगर आप कुछ काम पढ़ते हैं, ये सब तो आप सबको पढ़ा ही चुके हैं। अगला देखते हैं गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी क्या है, देखिए दोस्तों, हमारे शरीर में जो ऊर्जा का निर्माण होता है, उस ऊर्जा को भी सभी ऑर्गेनेल्स के पास पहुंचाने के लिए गोल्गी बॉडी का सहायता ली जाती है। और देखो, सहायता दी जाती है। फिर गोल्गी बॉडी को श्रेय कैमिलो गोल्गी को जाता है, यानी गोल्गी बॉडी की खोज किसने किया था, कैमिलो गोल्गी ने। ये हमारी बॉडी को, जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, उनको ऊर्जा प्रदान करता है और इनकी सहायता करता है। इसकी खोज कैमिलो गोल्गी ने किया था। कैमिलो गोल्गी बॉडी को डिक्टियोसोम के नाम से भी जाना जाता है ना, गोल्गी बॉडी को डिक्टियोसोम के नाम से जाना जाता है, और इसको ट्रैफिक पुलिस के नाम से भी संज्ञा दी गई है, क्योंकि जो भी हमारे शरीर में जो ऊर्जा का निर्माण होता है, ऊर्जा को सेल ऑर्गेनेल को सबकी पहुंचाती है। अगर नहीं पहुंचाएगी तो इसे ट्रैफिक पुलिस के नाम से कैसे जाने जाएंगे, तो इसलिए इसको ट्रैफिक पुलिस के नाम से जानते हैं। देखो दोस्तों, आगे देखो माइटोकॉन्ड्रिया एक महत्वपूर्ण कोशिकांग होती है। इसकी खोज का श्रेय अल्टमान निकोबार को जाता है। अल्टमान निकोबार एक वैज्ञानिक है, इनको जाता है। यहीं पर ऊर्जा का निर्माण होता है, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऊर्जा का निर्माण होता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ATP का फॉर्मेशन होता है। उसे ऊर्जा का घर कहते हैं, यानी पावर हाउस, ऊर्जा का घर, यानी कि पावर हाउस दी सेल, यानी कि ऊर्जा का घर इसीलिए कहते हैं क्योंकि ऊर्जा का पावर हाउस कहते हैं इसको। तो इसलिए यहाँ पे ऊर्जा ATP का फॉर्मेशन होता है। ATP हमेशा ऊर्जा प्रदान करते हैं और ATP हमेशा एनर्जी के रूप में कन्वर्ट होता है, तो हमको वही मिलता है, इसलिए हम इसको पावर हाउस की संज्ञा दी गई है। पावर हाउस, माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द पावर हाउस, यानी कि ऊर्जा का घर कहते हैं। यहाँ पे ऊर्जा का निर्माण ATP फॉर्म में होता है। ATP एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यानी कि इसका फुल फॉर्म है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। यहाँ पर लगभग 38 ATP ऊर्जा का निर्माण होता है।
क्रिस्टी क्रेब्स चक्र, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया देखिए दोस्तों ऐसी संरचना होती है और इन संरचनाओं में ये उंगली के समान उभरे गढ़ते फिर उभरे फिर ऐसे ऐसे करके संरचनाएं होती है। इनमें जो ये छोटा छोटा बना है ये होता है क्रिस्टी, इसे कहते हैं। क्रिस्टी का संबंध माइटोकॉन्ड्रिया से होता है। क्रिस्टी की संरचना उंगली नुमा होती है। और देखिए दोस्तों लाइसोसोम के बारे में। लाइसोसोम की खोजकर्ता का श्रेय डी ड्यूक को जाता है। लाइसोसोम की मदद से मरी हुई कोशिका को नष्ट किया जा सकता है। और उसके बाद यदि इसकी थैली अचानक से फट जाए तो एंजाइम जीवित कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाते हैं और स्वयं लाइसोसोम की कोशिका मर जाती हैं, इसलिए इसको आत्महत्या की थैली कहा जाता है। देखिए दोस्तों ये सभी एंजाइम को जीवित कोशिकाओं को नुकसान पहुँचाए ना, इसलिए ये उनकी रक्षा करती रहती हैं। अगर ये कभी कभी कुछ ऐसे पार्टिकल चले जाए अंदर जो ये अगर उसको ना पहुँचाए हानि, अगर ये ब्लास्ट हो जाते हैं तो ये उन सबको नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए इसको आत्महत्या की थैली कहा जाता है। सेंट्रोसोम यह कोशिका अंग का विभाजन करता है, ये कोशिका को विभाजित करता है। तभी जब हमारी कोशिकाएं बढ़ेंगी तो हमारी बॉडी बढ़ेंगी, यानी हमारी कोशिका का ग्रोथ, यानी कि हमारी बॉडी की ग्रोथ कोशिका के विभाजन के कारण ही होती है। तो ये सेंट्रोसोम का कार्य होता है। राइबोसोम तो आपको पढ़े ही जान ही चुके हो, फिर भी देखते हैं। यह भी महत्वपूर्ण कोशिकांग है क्योंकि प्रोटीन का संश्लेषण आरएनए यानी कि आरएनए यानी राइबोसोमल आरएनए होता है, यानी कि इसमें राइबोसोमल आरएनए होता है। आरएनए जिसका फुल फॉर्म होता है राइबोसोमल राइबोज न्यूक्लिक एसिड, इसलिए राइबोज को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है क्योंकि यहाँ प्रोटीन का निर्माण होता है, इसलिए प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। वैक्यूल रिक्तिका यह जंतुओं में छोटी संरचनाएं की पाई जाती है, जबकि वनस्पतियों में बड़ी संरचनाएं पाई जाती हैं। इसका मुख्य कार्य भोजन का संश्लेषण करना और वह प्राकृतिक रूप से फल के पकने का कारण एथिलीन होता है, जबकि कृत्रिम रूप में पकने का कारण एसिटिलीन ना। प्राकृतिक रूप से अगर कोई फल पक रहा है तो एथिलीन, और जबकि कृत्रिम रूप से यानी कि हमें उसे पकाने के लिए उसमें कार्बाइड जो डालते नहीं है उसे एथिलीन कहते हैं, पकाने के लिए एथिलीन का प्रयोग करते हैं। अब जानिए दोस्तों एक होता है कवक, जो ये वनस्पति पेड़ पौधों में पाया जाता है। यह तो हम सारी कोशिकाओं के बारे में पढ़ चुके हैं दोस्तों। अब हम आपको दिखाएंगे कि ये हरित लवक क्या है। तो यह केवल वनस्पतियों में यानी कि पेड़ पौधों वाले कोशिका में पाया जाता है। ये जीव जंतु की कोशिका में हरित लवक नहीं पाए जाते हैं, ये वनस्पति में पाई जाती है क्योंकि ये वनस्पतियाँ ही स्वयं भोजन बना लेती हैं। क्योंकि वनस्पतियाँ ही यानी कि पेड़ पौधे स्वयं भोजन बनाते हैं क्योंकि वो ऑटोसोम होते हैं, उनके पास क्लोरोफिल होता है, जिनकी वजह से वो प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इसमें देखो और उसमें हरित लवक पाया जाता है, जिसको 3 भागों में बांटा गया है, वर्णी लवक, हरित लवक और अवर्णी लवक। वर्णी लवक, हरित लवक एंड अवर्णी लवक 3 प्रकार के होते हैं। तो पहला है वर्णी लवक यानी क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट 3 प्रकार के होते हैं। इसके कारण कुछ सब्जियां व फलों के रंग अलग अलग प्रदान होते हैं। इनके कारण सब्जियों के रंग अलग अलग प्रदान होते हैं। और से टमाटर का रंग लाइकोपीन के कारण होता है, सेब का रंग एंथोसाइनिन, गाजर का रंग कैरोटीन के कारण लाल होता है और हल्दी का पीला रंग कुर्कुमीन के कारण होता है। और देखिए दोस्तों हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट हरित लवक में एक पिगमेंट यानी वर्णक पिगमेंट क्लोरोफिल उपस्थित होता है, एक पिगमेंट क्लोरोफिल उपस्थित होता है जिसका श्रेय वनस्पतियाँ हरी दिखाई देती हैं। इनके अंदर Mg नाम का धातु पाया जाता है। आगे दोस्तों इसके अवर्णी लवक इस लवक
में कोई भी रंग प्राप्त नहीं होता है। हरित लवक क्लोरोप्लास्ट में ही फोटोसिंथेसिस क्रिया होते हैं, जिसके कारण पौधे अपना भोजन बनाते हैं। केंद्रक। अब हम देखते हैं दोस्तों सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कोशिका के अंग, सबसे भाग जिससे कोशिका जीवित होती है वो होते हैं केंद्रक यानी न्यूक्लियस। इंग्लिश में से न्यूक्लियस कहते हैं हम। न्यूक्लियस, इन्वेलप, न्यूक्लियाई, सबस्ट्रैंड्स और क्रोमैटिन थ्रेड एंड न्यूक्लियस, ये इतने ज़्यादा होते हैं। देखिए दोस्तों, अगर केंद्रक कैसे होता है, केंद्रक के द्वारा ही सही कोशिकाओं के ऊपर नियंत्रण किया जाता है, अर्थात इसको कोशिकाओं का कंट्रोल रूम भी कहा जा सकता है। इसका मुख्यतः 4 भाग होते हैं ना। और उसके देखो, ये सबसे पहले कोशिका के बाहरी आवरण इन्वेलप होते हैं, फिर कोशिका के अंदर जो न्यूक्लियोलस यानी न्यूक्लियोइड होते हैं, और एक होता है न्यूक्लियाई थ्रेड। केंद्रक के ऊपर एक अर्धपरागीय झिल्ली जिसको केंद्र आवरण कहा जाता है। केंद्रक के अंदर केंद्रक द्रव्य होता है, जिसके क्रोमैटिन धागा एक जटिल जालिका नुमा संरचना होती है। यदि इस जीविका नुमा संरचना को खींचा जाए तो एक पतली नली इस धागे से रूप से एक अलग हो जाती है। इस पतली सी धागा को ही क्रोमोसोम कहा जाता है। मानव शरीर में 23 जोड़ी क्रोमोसोम पाया जाता है। केंद्रिका, कोशिका के अंदर एक केंद्रिका होता है जिसे न्यूक्लियोइड कहते हैं। न्यूक्लियोलस केंद्रिका का संबंध आरएनए से होता है, जबकि केंद्रक का संबंध डीएनए से होता है। डीएनए डीऑक्सीराइबोस इंग्लिश यानी डीएनए का सर्वप्रथम खोज फ्रेडरिक मास्टर ने किया, और डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल है वाटसन क्रिक ने किया था। तो देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं दोस्तों, आपको समझ में आएगा सेल ऑर्गेनेल्स कितने होते हैं। बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स पाते हैं जिसने हम मेन पढ़ चुके हैं, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।